Hello dear student, welcome back to your classes. In this video I am going to teach you Prachin Bharat and the topic name is 40 plus objective question. इस वीडियो में जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें बिकॉज कि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में जो टोटल बचा हुआ एमसीक्यूज़ है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो टोटल 48 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली यानी पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ है, सामग्री पर आधारित है। यानी कम्प्लीटली जितना भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर है और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जैसा कि मैं बताया हूँ पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखें बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बताया हूँ कि 20 क्वेश्चन पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था, तो यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग काल किस वेद से संबंधित है। मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल जो है किस वेद से संबंधित है। तो ये आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऋग्वेद। हुआ था क्या कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान ही ऋग्वेद का संकलन हुआ था, इसीलिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। क्लियर है? तो इसकी व्याख्या अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले है यहाँ कि ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। तो ये याद रखना है बिकॉज कि ये वैदिक काल से क्वेश्चन है और वैदिक काल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई। एक्चुअली है कि जो जो जितने भी वेद है वो संस्कृत भाषा में है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसे आसान करने के लिए यानी वैदिक यानी जो भी वेद है उसे समझने के लिए, इसके अर्थ को समझने के लिए कुछ शास्त्रों का रचना किया गया है। तो वही यहाँ सवाल है कि वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेदांग। तो वेदांग की रचना किया गया है वेद को समझने के लिए, वेद के अर्थ को समझने के लिए। इसकी व्याख्या में है कि वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था, है ना। तो यानी वेदांगों की रचना किया गया था वेद को समझने के लिए। वेदांगों की संख्या 6 है, ये याद रखना है बिकॉज के एग्जाम में पूछा जाता है। जो इस प्रकार है ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा वेद है। एक है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, यहाँ पर ज्योतिष होगा, यहाँ है ना ज्योतिष होगा, ज्योतिष लिखा हुआ, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये टोटल 6 वेदांग है ना, जो कि वेद को समझने के लिए, वेद के अर्थ को समझने के लिए इसकी रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तभी बनता है जब आप डिटेल में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि पाणिनि का व्याकरण 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। यानी अब यहाँ पर है कि ये आप ये भी जान गए हैं कि पाणिनि का व्याकरण से रिलेटेड सवाल यहाँ है कि पाणिनि का व्याकरण 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। ये
कथन 1 है। कथन 2 में क्या है कि व्याकरण सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। तो अब सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन यानी कौन सा औसत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन औसत है, तो औसत को मैं यहाँ हाईलाइट किया हूँ बिकॉज कि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं या यहीं पे गलती करके आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि दिमाग में रहता है कि सत्य पूछा गया होगा और सत्य के हिसाब से आंसर को फाइंड करके लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पूछा जा रहा है औसत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। इसका क्या मतलब हुआ, ना ही एक कथन और ना ही दो कथन औसत है, मतलब कि ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। क्लियर है। तो प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं जो गद्य में नियम के रूप में लिखे गए हैं। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं, यानी संक्षिप्त होने के कारण ये जो नियम है ये सूत्र कहलाते हैं। तो ये सत्य बात है, इसीलिए कथन 2 क्या है, सत्य है ना, और कथन 1 भी सत्य है। उसके बाद है पाणिनि का व्याकरण लगभग 450 ईसा पूर्व में लिखा गया, जो कि सूत्र लेखन का विख्यात उदाहरण है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कथन 1 और कथन 2 सत्य है, लेकिन इस सवाल में पूछा गया था औसत कौन सा है, इसीलिए आंसर हुआ डी, ना तो एक ना ही दो। क्लियर है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है। मेनली पूछा जा रहा है कि धर्म सूत्र और स्मृति सूत्र को किस नाम से या किस रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम हेतु। यानी धर्म सूत्रों और स्मृति सूत्रों को जाना जाता है सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम हेतु। क्लियर है। तो इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यह है कि धर्म सूत्रों व स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। यानी धर्म सूत्रों में शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के रूप में संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। मीन्स ये हुआ कि जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार के लिए क्या होता है, एक संविधान होता है ना, संविधान होता है एक। तो उसी तरह पहले के समय में प्राचीन काल में क्या होता था, धर्म सूत्र और स्मृति सूत्र होता था। राजा यानी शासकों के नियम और विनियम उसमें रहता था, यानी शासक जो है किस तरह अपने राज्य को चलाएगा, इस तरह ये सारा नियम धर्म सूत्र और स्मृति सूत्र में रहता था। इसलिए आधुनिक अवधारणा के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का संविधान या विधि पुस्तक था। क्लियर है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये याद रखना है कि धर्म सूत्र या फिर स्मृतियों को क्या कहा जाता है, धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आधुनिक समय में जिस तरह संविधान होता है, एक देश को चलाने के लिए सरकार के लिए क्या होता है, एक संविधान होता है और सरकार जो है संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाता है। उसी तरह प्राचीन काल में धर्म सूत्र और स्मृति सूत्र होता था शासकों के लिए, कि इसी के नियम के हिसाब से शासक जो है अपने राज्य को चलाता था। यानी राजा महाराजा अपने राज्य को इसी धर्म सूत्र और स्मृति सूत्र के यानी स्मृतियों के अकॉर्डिंग अपने देश को या अपने राज्य को चलाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन साहित्य को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।
अब सवाल यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन से वो साहित्य है जिसे उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। उत्तरवर्ती वैदिक मतलब हुआ कि वैदिक यानी वेद के आने के बाद यानी ये सभी साहित्य आया। तो यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1, 2 और 3, यानी ब्राह्मणों, उसके बाद है आरण्यकों और उसके बाद है उपनिषदों। तो ये तीनों जो साहित्य है इसे उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो है वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है तथा इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। यानी वेद के अलावा जो 4 वेद है जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, तो इसके अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है। और इसे और क्या कहा जाता है, उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वैदिक काल से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो वैदिक काल जो है प्राचीन भारत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वैदिक काल का जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी डाला जा चुका है इस चैनल पे। तो वैदिक काल का यानी वैदिक काल का जो है वो वेदों का जो किस तरह वेद आया था ये सारा डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। लास्ट में जब एंड स्क्रीन में यहाँ पर यानी वीडियो जब समाप्त होगा तो एंड स्क्रीन में जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री नाम से प्ले लिस्ट शो होगा। तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। या फिर मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन की कितनी शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती है। यानी ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए कितनी शाखाएं पुराणों यानी पुराणों की कितनी शाखाएं विषय वस्तु बनती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। तो याद रखना है कि ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की है ना विषय वस्तु बनती है। तो वो 5 शाखाएं कौन कौन सा है वो देखेंगे। तो 5 शाखाएं हैं, पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनवंतर, चौथा है वंश और 5वां है वंशानुचरित। तो ये याद रखना है बिकॉज कि एग्जाम में कई बार क्या होता है डिटेल में पूछ दिया जाता है। तो ये सारा आपको नाम याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुराणों में बताए गए 4 युगों का सही क्रम कौन सा है। यानी निम्नलिखित में से ये बताना है कि पुराणों में 4 युगों की चर्चा किया गया है तो उसका सही क्रम कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृत, द्वापर, त्रेता, कली। यानी आप सुने होंगे द्वापर युग, त्रेता युग। तो उसी तरह यहाँ है कि इसका सही क्रम क्या है। तो पहला होगा कृत, यानी पहला युग है कृत, दूसरा युग है द्वापर, तीसरा है त्रेता और चौथा है कली। क्लियर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पुराणों में बताए गए 4 युगों का क्रम निम्नलिखित है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, सबसे पहला है कृत, दूसरा है द्वापर, तीसरा है त्रेता, चौथा है कली। इनमें हर युग अपने पिछले युग से निम्न बताया गया है। यानी जितना भी युग है अपने पिछले युग से निम्न बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग बाद जब दूसरे युग का आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। यानी ये भी बताया गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आता है तो वो क्या होता है कि नैतिक या सामाजिक मूल्यों का क्या होता है, एक तरह से पतन होता है। मीन्स कि जो पहले युग में जिस तरह का सामाजिक ढांचा था वो बाद के युग में क्या होता है वो पतन हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग युग का नाम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह ग्रंथ
सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथ है जिसे सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत। तो याद रखना है महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले है कि महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि महाभारत का संकलन किसने किया था, वेद व्यास ने। क्लियर है। जो लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास कराती है। यानी महाभारत में 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के बारे में चर्चा है। पहले महाभारत में केवल 800 श्लोक थे। यानी पहले जो है महाभारत में पहले महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम जयस या जय संहिता था। ये सवाल पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखना है जय संहिता, है ना। जब इसका नाम जय संहिता था तो इस समय इसमें केवल जो है 8800 श्लोक था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत पड़ा। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया। तदनुसार यह सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाए। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, महाभारत से रिलेटेड यहाँ फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहले महाभारत में केवल 8800 श्लोक था, तो इसका नाम जय संहिता या जयस था। क्लियर है। बाद में बढ़कर इसमें 24,000 श्लोक हो गया, तब इसका नाम पड़ा क्या, भारत। क्लियर है। जब इसमें 24,000 श्लोक आ गया, महाभारत में 24,000 श्लोक जब हो गया, तब इसका नाम क्या पड़ा, भारत। फिर अंततः क्या हुआ कि 1,00,000 श्लोक हो गया। इसके बाद इसका नाम हो गया सप्त सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पर महाभारत से जो भी फैक्ट था वो क्लियर हो गया होगा। सॉरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो भी कथन है उस पर विचार करना है। कथन एक है कि रामायण महाभारत के बाद की रचना प्रतीत होती है। यानी ये कथन एक में कह रहा है कि रामायण की रचना जो है महाभारत के बाद हुई है। उसके बाद कथन दो है कि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। यानी सब यहाँ पर है कथन दो में कि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। मूलतः मतलब कि जब रामायण पहली बार संकलन किया गया था तो उसमें मूलतः कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। ये कथन दो कह रहा है। तो सवाल ये है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं रामायण की है या हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों जो है ये रामायण की विशेषता है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाल्मीकि रामायण, तो याद रखना है कि रामायण का संकलन किनके द्वारा किया गया था, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन महाभारत का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो वेद व्यास के द्वारा। क्लियर है। तो वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। तो इस वजह से ये हो गया क्या, ये सही हो गया कि मतलब कि और कथन दो सत्य हो गया, क्योंकि कथन दो में कह रहा है कि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हैं। यानी प्रेजेंट में क्या है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। तो मिला जुला कर बात ये हुआ कि महाभारत के बाद इसकी रचना हुई थी। तो इसका मतलब कथन एक भी क्या है, सत्य है। अतः विकल्प सी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। तो ये रामायण से जो भी रिलेटेड फैक्ट है ये याद रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी ना छूटे। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए सूत्रों में से किसके अंतर्गत राजाओं तीनों उच्च वर्णों के अनुष्ठान
तथा राज्याभिषेक पर चर्चा की गई है। तो इस मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो कौन से वो सूत्र हैं जिसके अंतर्गत राजाओं तीनों उच्च वर्णों के अनुष्ठान तथा राज्याभिषेक पर चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रौत सूत्र। तो श्रौत सूत्र में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो राजाओं तीनों उच्च वर्णों और घनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठान सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान तथा राज्याभिषेक के कई आडंबरों का वर्णन श्रौत सूत्र के अंतर्गत किया गया है। तो ये याद रखना है बिकॉज कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूत्र से ज्यामिति व गणित के अध्ययन का आरंभ हुआ है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से वो कौन सा सूत्र है जिससे ज्यामिति या गणित का क्या है कि अध्ययन शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र माना जाता है कि सुलभ सूत्र से ज्यामिति और गणित के अध्ययन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सुलभ सूत्र उल्लेखनीय है जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार की मापों का विधान है। अब जैसे ही माप की बात आ गया है तो गणित से रिलेटेड है, ज्यामिति से रिलेटेड हो गया। तो ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है, इट मीन्स सुलभ सूत्र से। तो नेक्स्ट है कि जात कर्म नामांकन उपनयन विवाह श्राद्ध आदि इसी से संबंधित है, यानी सुलभ सूत्र से ही ये सभी संबंधित है। जात कर्म नामांकन उपनयन विवाह और श्राद्ध ये सभी का संबंध किससे है, सुलभ सूत्र से है। और सुलभ सूत्र से ही ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ हुआ या फिर शुरुआत हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। अब सवाल जो है ये बौद्ध ग्रंथ से है कि प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई है या किस भाषा में वो ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाली। तो याद रखना है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है, वो है पाली भाषा में। तो इसका एक्सप्लेनेशन में है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा मगध यानी दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। यानी ये भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती थी, तो दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी, मगध के क्षेत्र में। पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप कहा जाता है, यानी पाली भाषा क्या है, एक प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। तो मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है या फिर पाली भाषा में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं किस नाम से जानी जाती है। तो सवाल ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं किस नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जातक। तो बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं जातक नाम से जानी जाती है। तो इसके हम लोग डिटेल में देखते हैं। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जो जातक कहलाती है ना। और प्रत्येक कथा एक प्रकार की लोक कथा है, यानी इसमें जो भी कथा है एक प्रकार की क्या है, लोक कथा है। ऐसी कथाओं की संख्या लगभग 550 से अधिक है। तो मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि बुद्ध के जन्म यानी पूर्व जन्म से पहले यानी बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं किस नाम से जानी जाती है, तो जातक नाम से जानी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्न में से जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है।
मेनली यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृत। तो याद रखना है कि जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में है और बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है, पाली भाषा में। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ईसा की 6ठी सदी में इन्हें अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित किया गया है। तो याद रखना है कि ये जो है जैन ग्रंथ ये अंतिम रूप से गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित किया गया था। क्लियर है। तो मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में है या जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है और बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर से कथन वाला क्वेश्चन है। तो कथन 1 में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त है। तो यहाँ कथन 1 कह रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में विभक्त है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तीसरा व पांचवा खंड अधिक पुराना है। तो यहाँ कथन 2 कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तीसरा और पांचवा खंड अधिक पुराना है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन औसत है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में औसत पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 यानी 2 दूसरा कथन जो है ये औसत है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन पहला कथन क्या है, ये सत्य है। तो इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कौटिल्य यानी चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इस वजह से कथन 1 क्या हो गया, सत्य हो गया। जिनमें दूसरा और तीसरा अधिकरण या खंड अधिक पुराना है। याद रखना है कि दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। लेकिन यहाँ सवाल में दिया गया था कि तीसरा और पांचवा अधिक पुराना है, इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखना है कि दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। इसके प्राचीनतम अंश मौर्य कालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या फिर उसके सलाहकार थे। तो मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र इसी पुस्तक में है, या फिर आप कह सकते हैं कि मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक स्रोत अर्थशास्त्र भी है जो लिखा गया था कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है एग्जाम में डिटेल में सवाल पूछा जाता है। तो किसी भी पुस्तक से रिलेटेड आपको डिटेल में जानकारी होना चाहिए। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र में कितने खंड है, 15 खंड है। उसके बाद अर्थशास्त्र का दूसरा और तीसरा खंड सबसे अधिक पुराना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेनली अब यहाँ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले है विशाख दत्त। जैसा कि आपको पता होगा कि विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, तो ए का मिलान होगा 4 से। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र, है ना। हर्षचरित्र की रचना किसने किया, बाणभट्ट ने किया। उसके बाद है वाक्पति जो है ये रचना किया है गौरवहों, है ना। गौरवहों इसका कृति है वाक्यपति का। और बिल्हन का जो कृति है वो है विक्रमादेव चरित्र। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए का मिलान होगा 4 से, है ना, 4 में। बी का जो मिलान होगा वो 3
और सी का मिलान जो होगा वो होगा 2 और डी का मिलान होगा 1। क्लियर है। तो इस तरह जो है यहाँ पर कवि और उसकी रचना से सवाल था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी पुस्तक था या फिर उसके जो भी कवि थे या लेखक थे, उसे आपको याद करना है बिकॉज कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि टोटल जो 48 क्वेश्चन का मैं ये सीरीज कंप्लीट करने जा रहा हूँ, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसा है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविकाग्निमित्रम, है ना, कालिदास द्वारा जो लिखा गया नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, किस पर आधारित है। मेनली पूछा जा रहा है कि कालिदास के द्वारा जो ये नाटक लिखा गया है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ये किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की घटनाओं पर। तो याद रखना है मालविकाग्निमित्र नाटक जो है वो पुष्यमित्र के शासन काल की घटनाओं पर आधारित है, और ये किसके द्वारा रचना किया गया है, इसका कालिदास के द्वारा। क्लियर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सेम एज इट इज़ है कि कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की कुछ घटनाओं पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन बी सत्य होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए का मिलान 4 से करना है। जयसिंह कुमारपाल चरित की रचना किया था। उसके बाद बी का मिलान करना है 1 से, यानी न्यायचंद हमीर काव्य की रचना किया। उसके बाद सी का मिलान करना है 2 से, यानी बिल्लाल जो है भोज प्रबंध की रचना किया। उसके बाद डी का मिलान करना है 3 से, मीन्स हुआ कि हेमचंद्र की रचना क्या है, दवाश्रय महाकाव्य। क्लियर है। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हम लोग अगर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, बिकॉज इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एक्सप्लेनेशन में यही सारा चीज़ें मेंशन था, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हूँ यहाँ पर। अब है राजतरंगिणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है ना, तो इस पर विचार करना है। तो कथन 1 में है कि कलहन ने इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी, ये कथन 1 है। दूसरा कथन है कि यह चंदेल राजाओं के चरितों का संग्रह है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन औसत है, यानी जो कथन यहाँ दिया गया है, जैसा कि आपको पता है कि कलहन द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है, तो यहाँ पर कथन 1 सत्य होना चाहिए। और कथन 2 में है कि चंदेल राजाओं के चरितों का संग्रह है, ऐसा नहीं है, कश्मीर के राजाओं का मतलब राजाओं के बारे में राजतरंगिणी में है। तो आई थिंक कथन 2 औसत होना चाहिए। तो कथन 2 औसत है। क्लियर है। और कथन 1 क्या है, सत्य है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि राजतरंगिणी आरंभिक इतिहास लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि आरंभिक इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास जो है वो किस पुस्तक में किया गया है। तो आंसर होगा राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, कलहन के द्वारा। और इसकी रचना जो किया गया है वो 12वीं शताब्दी में कलहन के द्वारा किया गया है। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है या फिर कश्मीर के राजाओं के बारे में है, इस वजह से ये ऑप्शन जो है यानी कथन 2 जो है वो गलत हो गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था औसत कौन सा है, तो औसत कथन 2 है, इसलिए आंसर हो गया बी। क्लियर है।
आई होप कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है पार्ट 1 वीडियो इस सीरीज का, तो वो भी आप ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है मनु स्मृति प्रारंभिक भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। यानी कथन में ये कहा जा रहा है कि मनु स्मृति जो है वो प्रारंभिक भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा कथन है कि इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो सवाल यहाँ है कि औसत कथन का चयन करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक क्या है, औसत है, यानी कथन एक क्या है, ये औसत है। क्लियर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो मनु स्मृति मनु द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक विधि ग्रंथ है ना। ये संस्कृत भाषा में रचित है, ये बिल्कुल सत्य है, इसलिए कथन 2 क्या है, सत्य है। लेकिन ये जो है धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, एक विधि ग्रंथ है, तो इसलिए कथन 1 क्या हो गया, औसत हो गया। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान की गई थी, ये भी याद रखना है। तो मनु स्मृति मेनली मनु के द्वारा इसकी रचना किया गया था और मनु स्मृति संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया गया। उसके बाद है कि मनु स्मृति एक तरह का क्या है, विधि ग्रंथ है, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था औसत कौन सा है, तो इसलिए आंसर हो गया केवल 1, यानी कथन 1 क्या है, औसत है। क्लियर है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है। तो सवाल यहाँ है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी समुद्री यात्री द्वारा। एक्चुअली इस पुस्तक में किसी लेखक का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यूनानी समुद्री यात्री के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, इसलिए आंसर हो गया यूनानी समुद्री यात्री। समटाइम्स क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में ऑप्शन में लिखा रहता है इनमें से कोई, जैसे कि व्यक्ति का नाम रहता है, 3 ऑप्शन में व्यक्ति का नाम रहता है और एक ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, बिकॉज की पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का कोई भी लेखक मेंशन नहीं है इस पुस्तक पर। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट मिला है जिससे ये पता चला है कि यूनानी समुद्री यात्री के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, बट कोई पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं मेंशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर वही है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना एक अज्ञात यूनानी यात्री द्वारा किया गया था, यानी जो ये पुस्तक लिखा था वो अपना नाम मेंशन नहीं किया है इस पुस्तक पर, इसीलिए कहा जाता है कि ये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये डिपेंड करेगा एग्ज़ाम में किस तरह ऑप्शन आता है। तो अगर जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं एज इट इज इसी तरह ऑप्शन रहेगा तो आंसर होगा यूनानी समुद्री यात्री द्वारा। लेकिन अगर ऑप्शन में व्यक्ति का नाम रहेगा तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा जिसमें लिखा रहेगा अज्ञात या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी करने वाले शासक हिंद यूनानी थे, ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि हिंद यूनानियों ने 2वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। यानी दूसरा कथन कह रहा है कि हिंद यूनानियों ने 2वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना कंट्रोल किया या अपना नियंत्रण किया। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखेंगे, शासकों की प्रतिमा व नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, ये याद रखना है, जिन्हें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था या फिर अपना कब्जा कर लिया था। इसीलिए ऑप्शन जो है सी क्या हो गया, सत्य हो गया। यानी दोनों कथन यहाँ क्या है, सत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कथन से रिलेटेड ही है। कथन 1 में है, दक्षिण भारत में अनेक स्थलों से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी कथन 1 में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। उसके बाद कथन 2 में है, दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। तो सवाल यहाँ है कि औसत कथन कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। इट मीन्स ऊपर्युक्त में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो कि औसत है। मीन्स कि दोनों कथन यहाँ क्या है, सत्य है। क्लियर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्नगत विकल्पों में दोनों विकल्प में दिए गए दोनों कथन सत्य है। यानी दक्षिण भारत से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी कथन सत्य है। और जो रोम के साथ व्यापारिक संबंध प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट्रीज में भारत का किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की गई है। यानी हेरोडोटस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हिस्ट्रीज, इसमें भारत का संबंध जो है यानी व्यापारिक संबंध किस देश के साथ इसमें चर्चा किया गया है या फिर इसमें बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फारस। तो हेरोडोटस द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है हिस्ट्रीज, इसमें ये चर्चा किया गया है या इसमें ये मेंशन किया गया है कि भारत का व्यापारिक संबंध किससे था, फारस से था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में हमें भारत फारस संबंधों के बारे में काफ़ी जानकारी प्रदान की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूतों में से कौन शामिल नहीं था। तो सवाल यहाँ है कि यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूतों में कौन शामिल नहीं था। इट मीन्स 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि शामिल था, एक ऐसा है जो कि शामिल नहीं था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सैंड्रोकोटस। तो सैंड्रोकोटस शामिल नहीं था पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूतों में, जो कि यूनानी राजाओं द्वारा भेजा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। क्लियर है। तथा सिद्ध किया है कि सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। मीन्स यहाँ पर ये हुआ, यूनानी लेखक जो है ये मेंशन किया है कि 326 ईसा पूर्व में, जो कि सिकंदर के समकालीन के रूप में इसे दर्शाया है कि सैंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका संबंध था, या फिर जो है ये सैंड्रोकोटस जो है मतलब कि भारत पर हमला किया था किस समय, सिकंदर के समय में। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर ये हुआ क्योंकि ये हमला किया था, ये कोई राजदूत नहीं था, इसीलिए आंसर सैंड्रोकोटस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीनतम पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है। तो मेनली यहाँ पूछा जा रहा है वो कौन सा प्राचीनतम पुस्तक है जिसमें भारत और इटली के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसकी जानकारी दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और इटली के बीच में जो भी व्यापारिक संबंध था इसके बारे में जानकारी हमें
प्राप्त होता है नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक से। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, यानी प्लिनी द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की पहली सदी की पुस्तक है। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत तथा इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य। संगम साहित्य एक चैप्टर होता है, तो संगम साहित्य से सवाल यहाँ है कि प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो मेनली सवाल है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल। तो याद रखना है कि संगम साहित्य तमिल भाषा में है। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में संगम साहित्य का सृजन किया था, जो मूल रूप में तमिल भाषा में लिखा गया था। तो 3 से 4 सदियों में 3 से 4 सालों में 3 से 4 सालों ने 3 से 400 सालों में संगम साहित्य का सृजन किया गया है, जो मूल रूप से किस भाषा में है? तमिल भाषा में। क्लियर है? तो संगम साहित्य जो है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलता है वो संगम साहित्य से मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है? संगम साहित्य है। क्लियर है? अब इस वीडियो का या फिर इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, टोटल 48 क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कि पार्ट 1 वीडियो में 20 क्वेश्चन पे डिटेल 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया था, और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन ये पार्ट 2 वीडियो जो है इसमें किया गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो संगम साहित्य में दिए गए यवनों के विवरणों में से कौन सा विवरण सत्य है? यानी संगम साहित्य में जो यवनों का विवरण दिया गया है, निम्न में से कौन सा विवरण है वो सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यानी पहला क्या है? सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, लेकिन चौथा क्या है? तीसरा सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है, लेकिन चौथा क्या है? असत्य है। मीन्स यवन लोग अपने पोतों पर आते थे, ये सत्य है। यवन सोने के बदले काली मिर्च खरीदते थे, ये भी सत्य है। यवन सूरा और दासियां स्थानीय लोगों तक पहुंचाते थे, ये भी सत्य है। लेकिन यवनों ने अंत तक दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, ये असत्य है। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्यों से समर्थित हुआ है। इसी ग्रंथ में यवनों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें यवनों के दक्षिण भारत पर अधिकार की चर्चा नहीं हुई है ना। इसीलिए ये कथन क्या हो गया? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। इसमें यवनों द्वारा अपने पोतों का उपयोग करना ये है, तो इसलिए क्या है? 1 नंबर सत्य है। सोने के बदले काली मिर्च, इसलिए 2 नंबर सत्य है। उसके बाद गोल मिर्च आदि को खरीदने का वर्णन मिलता है, अतः विकल्प क्या हो गया? सी सत्य हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ जितना भी क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कन्फ्यूज़न अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं अपना कन्फ्यूज़न या किसी तरह का सवाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में
डाल दिया जाएगा, या फिर अभी एंड स्क्रीन में, लास्ट में एंड स्क्रीन में जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर एक प्ले लिस्ट शो होगा जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। तो उस प्ले लिस्ट में आपको इस चैप्टर का या फिर ये जो 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा, टोटल आपको 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर टच करेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।